नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था सरल स्थायी उत्तक। आज अपन शुरू करते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को संवहन बंडल कहा जाता है या संवहन बंडल उत्तक कहते हैं। किनको? एक फ्लोएम और जाइलम को। संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। जाइलम जो कि ट्रैकिड यानी कि वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेसे यानी कि जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड और वाहिका यानी कि वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। परिपक्व जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं और कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती हैं। इनकी संरचना नलिकाकार होती है। संरचना जाइलम की होती है वो नलिकाकार होती है। वाहिनिका और वाहिका जो जिनके द्वारा जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर जो होते हैं रेसे जो मुख्यतः सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये फ्लोएम जो दूसरा है जाइलम के बाद फ्लोएम जो चालनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब और साथी कोशिकाएं फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम है जिसके अंदर चालनी कोशिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं और साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशे होते हैं। जैसे ये फ्लोएम का डायग्राम दे रखा है जिसमें ये चालनी नलिकाएं हैं, ये चालनी प्लेट है, ये फ्लोएम पेरेनकाइमा और ये साथी कोशिका और इनके अंदर ये केंद्रक है। फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर ये फ्लोएम बना होता है। फ्लोएम जो पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की गई है, उस भोजन को पत्तियों से विभिन्न पौधे के जो भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। लेकिन जाइलम जो होता है वो जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण जो होता है उस खनिज को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम रेशे हैं वो एक मृत कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। बाकी फ्लोएम की सारी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं आती हैं। इसी के साथ अपना पादप उत्तक जो है वो पूरा होता है। पादप उत्तक के अंदर अपने प्लांट में दो डिवीजन पड़े, एक विभाज्य उत्तक और दूसरा पड़ा था स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में दो प्रकार पड़े, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। फिर वापस अपन ने सरल स्थायी उत्तक में तीन प्रकार पड़े। कौन कौन से? कि क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लोरेनकाइमा।
फिर जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में अपन ने दो प्रकार पढ़े, एक पढ़ा जाइलम और दूसरा पढ़ा फ्लोएम। अब आता है पादप ऊतक के बाद में जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जैसे एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यानी कि जंतु ऊतक जो होता है जिसको चार भागों में अपन डिवाइड मान सकते हैं, एपिथेलियम, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिकीय ऊतक। रक्त जो है वो संयोजी ऊतक का एक प्रकार है और पेशी ऊतक का। रक्त जो होता है वो तो संयोजी ऊतक का प्रकार है और जो मेसल्स होती हैं, पेशी होती हैं, वो पेशी ऊतक का प्रकार माना जाता है। तो पहला अपन अध्ययन करते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा करने वाले ऊतक होते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। कॉर्निया है, मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी है, ये सारी की सारी एपिथेलियम ऊतक के अंतर्गत आते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, यानी कि सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। शरीर में प्रवेश करने वाला तथा निकलने वाला प्रत्येक पदार्थ एपिथेलियम की परत से होकर गुजरता है, यानी कि संपूर्ण शरीर के ऊपर जो परत पाई जाती है वो एपिथेलियम की पाई जाती है। एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से सटी रहती हैं, जिसके कारण वो अनवरत परत का निर्माण करती रहती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले और निकलने वाले जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो एपिथेलियम परत से होकर गुजरते हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली, जो बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली है, उसके नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती हैं। सामान्यतः जो सभी एपिथेलियम होती हैं वो बाहर के रेशेदार आधार और आधार की जो झिल्ली है उनके नीचे रहने वाले जो ऊतक होती हैं उनसे अलग करती है। एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या फिर कुपिका, जहां पदार्थों का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा संवहन होता है। कोशिकाओं में जो रक्त नलिका अस्तर होता है या कुपिकाएं जो होती हैं अपने लंग्स में, जहाँ पे पदार्थों का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा संवहन होता है, यहाँ पर यह चपटी होती है। जहाँ पे वर्णात्मक पारगम्य संवहन होता है वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, चपटी होती हैं। ठीक है। एपिथेलियम को सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जो ये कुपिकाओं के अंदर जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो संवहन होता है, ऐसी जो चपटी कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियम होती हैं, इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं और कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। ये जो होती हैं वो कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नाल तथा मुंह का जो अस्तर होता है वो सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। आहार नाल है और जो मुंह का अस्तर है वो सल्की एपिथेलियल से ही ढका रहता है। शरीर का जो रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। जो त्वचा होती है यानी कि जो शरीर का रक्षात्मक कवच कहा जाता है त्वचा को, जो सल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इनको स्तरीय सल्की एपिथेलियम कहते हैं।
जो त्वचा होती है, जो कई परतों के अंदर व्यवस्थित होती हैं, और इन्हीं परतों को स्तरीय सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। अब देख, जहाँ पे अवशोषण होता है, जहाँ पे होता है ऑब्जर्वेशन, और जहाँ पे स्राव होता है, सिक्रेशन जहाँ होता है, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जैसे कि आंत की जो भीतरी स्तर है, अपने जो इंटेस्टाइन का जो आंतरिक जो स्तर है, लेयर है, जिसको लाइनिंग कहते हैं, वो उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है? लंबा एपिथेलियम मौजूद होता है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता करता है। जो लंबे एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो स्तंभाकार आकार बनाती हैं, जो कि एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक के पक्षमाप यानी कि सीलिया होते हैं। श्वास नली के अंदर जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के बने हुए सीलिया होते हैं, जो एपिथेलियमी ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं यानी कि रोम के समान संरचनाएं होती हैं। रोम के समान संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ये जो सीलिया पाए जाते हैं, जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के ऊपर जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ये गति करते हैं और गति करके श्लेष्मा को आगे बढ़ाने या स्थानांतरित करके साफ रखने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। जो इस प्रकार के जो सीलिया या पक्षमाभ से निर्मित जो एपिथेलियम ऊतक होता है, इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। दूसरा है घनाकार एपिथेलियम। वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करते हैं। जो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और एपिथेलियम जो होता है, वो वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती हैं, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जहाँ पे इसका कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। अब दूसरा आता है एपिथेलियम ऊतक के बाद में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। एपिथेलियम में अपन ने पढ़ा था कि वो एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, जो लगातार एक अनवरत परत का निर्माण करती रहती हैं। लेकिन संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपस के अंदर कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री यानी कि मैट्रिक्स जो होता है, उसमें धंसी होती हैं। यह मैट्रिक्स यानी कि आधात्री जेली की तरह तरल, सघन, कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। ये जो आधात्री होती हैं, मैट्रिक्स जो होती हैं, ये विशिष्ट संयोजी ऊतक के जो कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। यानी कि जो रक्त है हमारा, वो रक्त संयोजी ऊतक का प्रकार होता है। जो तरल आधात्री जो भाग होता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। गैसों रक्त जो होता है, वो गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन का कार्य करता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ये रक्त का मुख्य कार्य है कि गैसों को आदान प्रदान करना, पचे हुए भोजन को आदान प्रदान करना, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, इनका संवहन करना। जैसे फाइब्रोब्लास्ट रेशे का निर्माण, मास्ट कोशिकाएं हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का स्रावन करती हैं। एडिपोज कोशिकाएं वसा संग्रहण का कार्य करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण कार्य करती हैं। ये कुछ रक्त के प्रकार है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट,
प्लेटलेट्स, ये ब्लड में यानी कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स। रक्त के बाद में अस्थि हैं, यानी कि जो बॉन है, बॉन भी संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती हैं, यानी कि जो कंकाल का निर्माण करती हैं, वो जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। अस्थि मांसपेशियों शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती हैं और यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। संयोजी ऊतक जो अस्थि जो होती हैं, ये ऊतक जो होता है मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धंसी होती हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती हैं। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो कठोर आधात्री में धंसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक स्नायु यानी कि लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। दो अस्थियां जहाँ पे जुड़ी होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? वो दो अस्थियां जब जुड़ती हैं तो यहाँ पे लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। लिगामेंट जिनको स्नायु कहते हैं। अस्थि बंधन तंतु बोला जाता है। स्नायु जो होता है वो ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है, जिसमें आधात्री यानी कि मैट्रिक्स बहुत कम होता है। स्नायु के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, ये लचीला और मजबूत होता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। जो लिगामेंट होते हैं वो सिर्फ किसको जोड़ेंगे? बॉन टू बॉन, बी टू बी, यानी कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। एक अन्य संयोजी ऊतक कंडरा, जिसको टेंडन कहते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं। जो किसको जोड़ते हैं? जो अस्थियां बॉन होती हैं, बॉन टू मसल्स, यानी कि मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कंडरा करता है। अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है वो करता है लिगामेंट यानी कि स्नायु। कंडरा मजबूत, सीमित, लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। कंडरा जो होते हैं वो मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। इसके बाद में देखते हैं अस्थि के बाद उपास्थि। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनके जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इनके अंदर जो ठोस मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जो अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। अस्थियां जहाँ पे जॉइंट होती हैं, उस जॉइंट को ये क्या करते हैं? चिकना बनाने का कार्य करते हैं। उपास्थि हमारे नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। उपास्थि कहाँ उपस्थित होती है? ये कान में जो पाई जाती हैं वो उपास्थि होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ना कि बॉन। कान के अंदर, नाक के अंदर, कंठ में और श्वास नली में। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एरियोलर जो संयोजी ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है? कि हमारे त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, नसों और अस्थि मज्जा के अंदर पाया जाता है। एरियोलर अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत को सहायता करता है। एरियोलर नामक जो संयोजी ऊतक है वो क्या करता है? वो हमारे खाली जगह है अंगों के बीच में, उसको भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। फिर देखते हैं कि वसा संग्रह करने वाला जो वसामय ऊतक होता है, एडिपोज कोशिकाएं जो होती हैं वो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। एडिपोज जो कोशिकाएं होती हैं त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं।
वसा संग्रह करने वाला जो एडिपोज कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पे वसामय ऊतक जो होता है, इसके अंदर वसा की गोलिकाओं से ये भरा होता है ऊतक। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। जैसे पेट थिक हो जाता है यानी चर्बी चढ़ती है, वो किसकी होती है? वसामय ऊतक की होती है, जिसके कारण वसा के संग्रहित होने से ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही संयोजी ऊतक तक। कल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट जो जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऊतक हैं। आज अपन ने पहले अध्ययन एपिडर्मिस और दूसरा संयोजी ऊतक पढ़ा। कल अपन तीसरे और चौथे यानी कि पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ आने वाला वीडियो डेली आपके पास में पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।